बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव बलदेवपुर में रमेश अपनी पत्नी कविता, बूढ़ी माँ और 9 साल की बेटी दिया के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो एक ऐसे ठंडे पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे जहां हर सर्दी में बर्फबारी और ठंड बहुत बढ़ जाती थी। सुबह का समय था, बर्फबारी हो रही थी। किसान रमेश और उसकी पत्नी कविता घर के बाहर खड़े थे। किसान का चेहरा चिंता से भरा हुआ है, जबकि उसकी पत्नी कविता रमेश की आंखों में उदासी महसूस करती है, क्योंकि इस साल ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके पास ठंड से बचने का कोई समाधान नहीं था। ना ही उनके पास पहनने के लिए कपड़े थे और ना ही ओढ़ने के लिए ज्यादा रजाई थी। रमेश और कविता एक बहुत गरीब परिवार से थे। रमेश के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें खेती करके वह अपने परिवार का मुश्किल से गुजारा चला रहा था। एक सुबह रमेश की मां अचानक से बीमार हो जाती है। रमेश के पास इलाज के लिए इतने पैसे तो नहीं थे कि जिससे वह अपनी मां का इलाज करा सके, इसलिए उसको अपनी जमीन मजबूरन बेचनी पड़ती है। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, उसकी मां का भी देहांत हो जाता है। उनका जीवन बुरी तरह कठिनाइयों से भर गया था, इसलिए वे दोनों मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। रमेश जमींदार के खेतों में दिन रात मेहनत करता था। वहीं कविता गांव में किसी सेठ के घर में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। अजी, सर्दी बहुत नजदीक आ चुकी है और हमारे पास सर्दियों में ओढ़ने, पहनने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो। हमें कुछ करना होगा। आखिरकार सर्दियां आ चुकी हैं। यूं तो हमेशा ठंडी के समय तापमान -1-2 डिग्री रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा गिर गया है, जिससे ठंड बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही है। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। इतनी कड़ी ठंडी में वहां के लोगों का खेतों में काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। इतनी ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। ना जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है कविता, अब मैं काम पर चलता हूं, नहीं तो जमींदार गुस्सा करेगा। ठीक है जी, सर्दी में अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है। ठीक है दिया, तेरे पापा भी काम पर चले गए हैं, अब मैं भी चलती हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, बाहर मत निकलना, बहुत ठंड है और मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तुम टाइम पर खा लेना। ठीक है मम्मी, मैं खा लूंगी, तुम टाइम पर घर आ जाना। उधर रमेश ठंड से कांपते हुए जमींदार के खेत पर मजदूरी कर रहा था। जमींदार अपने खेतों का काम कराने के लिए रमेश और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता है। अरे ओ रमेश, काम ठीक से कर ले, ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश मत कर। तुम लोग काम करते हो बाल भर और पैसे चाहिए थाल भर। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं देने वाला। नहीं जमींदार जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, बस ठंड थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। आप फिक्र मत करो, मैं आपका काम पूरा करके ही जाऊंगा। सुबह से बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। काम करते करते रमेश के हाथ पैर ठंड से अकड़ रहे थे और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्ची की बहुत फिक्र थी, इसलिए वह इतनी ठंड में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। रमेश ठंड में किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी जमींदार उसे फिर से काम पर लगा देता है और कहता है कि यह काम पूरा करके ही जाना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। इतना कहकर जमींदार चला जाता है और रमेश चुपचाप फिर से काम पर लग जाता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। दिन ढल चुका था। रमेश अपना काम खत्म करके जमींदार के पास आ जाता है और कहता है, लीजिए मालिक, मैंने सारा काम निपटा दिया है। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, क्योंकि मेरी बेटी के पास सर्दी के कपड़े नहीं हैं। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो उससे मैं अपनी बेटी के लिए कुछ गर्म कपड़े ले पाऊंगा, जिससे वो ठंड से सुरक्षित रह पाएगी। अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ और तुमको पैसे चाहिए। कुछ दिन और इंतजार करो, फिर मिलेंगे पैसे। जमींदार की यह बात सुनकर बेचारा रमेश दुखी मन से घर की ओर चल पड़ता है। रमेश मन ही मन सोचता है कि अगर भगवान ने हमें गरीब ना बनाया होता तो आज मेरे परिवार को ठंड का सामना ना करना पड़ता। अजी, आ गए आप। जमींदार ने कुछ पैसे दिए क्या? नहीं भाग्यवान, जमींदार ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। अब हम क्या करेंगे? हमारी बेटी ठंड के कारण ठिठुरती जा रही है। रमेश और कविता बैठकर आपस में बातें करते हैं कि यदि हमें कोई गर्म कपड़े और ओढ़ने के लिए कुछ वस्त्र दान कर देता तो हमारी भी ठंड कट जाती।
लेकिन बड़े लोगों को हम गरीबों से कोई मतलब ही नहीं रहता। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे। उतनी देर में दिया की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे बहुत ज्यादा बुखार चढ़ जाता है। कविता उठ के जल्दी से दिया के पास जाती है। दिया ठंड के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बुखार चढ़ गया था। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? अजी, सुनते हो, दिया को बहुत ज्यादा बुखार चढ़ गया है। अब हम क्या करें? आप जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुला लाओ। रमेश अंधेरी रात में वैद्य जी को लेने जाता है और वह बाहर जाकर देखता है कि अभी भी बर्फ गिरने में लगी है, रुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन रमेश अपनी बेटी की चिंता करते हुए अपनी परवाह किए बिना भारी ठंड में वैद्य जी को लेने चला जाता है। इधर दिया की तबीयत और बिगड़ती जाती है। दिया का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। उधर रमेश जैसे ही वैद्य जी के घर पहुंचता है तो उनकी बदकिस्मती से उस रात वैद्य जी घर पर नहीं थे। रमेश उदास होकर कोई दूसरा उपाय सोच ही रहा था कि उतने में रमेश को कविता के चिल्लाने की आवाज आई और रमेश वहां से दौड़ा दौड़ा चला आया। जैसे ही रमेश घर आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि नन्ही सी जान दिया इस भयानक ठंड को झेल नहीं पाई और उस भयानक ठंड ने उसे अपनी परिवार से अलग कर दिया। उस रात की ठंड बहुत भयानक थी जो अच्छे खासे की जान ले ले। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के पास बैठे बैठे उसे खोने का शोक मना रहे थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि क्यों भगवान ने उन्हें इतना गरीब बनाया कि वह अपनी बच्ची को ही ठंड से नहीं बचा सके। वह दोनों पति पत्नी बिना कुछ ओढ़े वैसे ही अपनी बेटी के पास बैठे रहे और उस रात की ठंड इतनी भयानक थी कि सुबह होने तक दोनों पति पत्नी भी ठंड के मारे मर चुके थे। हर साल की तरह इस साल भी भयानक ठंड ने एक और गरीब परिवार को खत्म कर दिया। दोस्तों, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे गरीब और लाचार लोग हैं जो मौसम की मार से अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। तो ऐसे लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें और किसी गरीब परिवार को खत्म होने से बचाएं। अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस स्टोरी को सुनकर गरीबों की मदद करने के लिए आगे बढ़े।